अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वलीद बिन अब्दुल मलिक के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं बता चुका हूँ कि अब्दुल मलिक जो है उसने वलीद और उसके बाद सलमान को अपने बाद खलीफा नामजद किया या वली अहद। अब 705 में अब्दुल मलिक फौत होता है तो उसके बाद उसका बेटा वलीद खलीफा बनता है। इसका दौरे हुकूमत 705 से 715 तक या 86 हिजरी से 96 हिजरी तक तकरीबन 10 साल ये खलीफा रहा। अब सबसे पहले उसका तारुफ पढ़ते हैं। ये वलीद जो था ये इसको लिखाई पढ़ाई से ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन बड़ा बहादुर और बड़ा समझदार और ज़हीन था। लिखाई पढ़ाई या इन चीज़ों की तरफ इसकी ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था। अनपढ़ नहीं था, लिखना पढ़ना जानता था, लेकिन इस तरफ इसका खास ध्यान नहीं जाता था। अब सबसे पहले इसका ये तारफ और उसके बाद हम आते हैं फतूहात की तरफ। देखें जी, ये वलीद जो था इसने इराक का गवर्नर बनाया इसको हज्जाज बिन यूसुफ को, और हज्जाज बिन यूसुफ को बहुत सारे इलाके दे के इख्तियारात दिया। हज्जाज बिन यूसुफ जो था ये एक तरफ तो इंतहाई जालिम था, और बाज लोग कहते हैं कि इसने 1.5 लाख या इससे भी ज्यादा मुसलमानों का ये कातिल है, मासूम लोगों को भी इसने कत्ल किया। और ये लेकिन इसकी एक कमाल भी ये है कि ये इसने फतूहात में भी अहम किरदार अदा किया। अब इसने कुतैबा बिन मुस्लिम जो था इसको खुरासान का गवर्नर बनाया। खुरासान याद रखें अफगानिस्तान का पुराना नाम है, लेकिन ये खुरासान नहीं है। ये जितने भी आप ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये सारे इलाकों को एक ही नाम दिया जाता था, खुरासान। अब ये कुतैबा बिन मुस्लिम जैसे ही गवर्नर बनता है तो ये आगे बढ़ता है, और ये कुतैबा बिन मुस्लिम मिस्र का एक बहुत बहादुर जर्नैल था, और इतना बहादुर था कि इस आगे इसकी हम फतूहात जब पढ़ते हैं तो याद रखें, मुख्तसर तौर पर ये आपको बताता हूँ, ये ट्रांसोक्सियाना का इलाका इस सारे को कहा जाता है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, अफगानिस्तान है और चीन तक के इलाके जो है सारे शामिल हैं। ये सारे के सारे कुतैबा बिन मुस्लिम ने फतह किए थे। सबसे पहले आता है वाली बादगैस की इताअत। ये देखिए कुतैबा बिन मुस्लिम जो था ये आगे बढ़ा, और बादगैस ये नेज़क तरहान को लिखा कि इसने मुसलमान कैदियों को अपने अपने पास इसने मुसलमानों को कैद कर रखा था, और इसने ये बादगैस का जो वाली था इसको लिखा कि मुसलमान कैदियों को रिहा करो, अगर तुम रिहा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। तो ये वाली बादगैस जो था इसने घबरा कर कैदियों को रिहा कर दिया। फिर कुतैबा बिन मुस्लिम ने इसको लिखा कि आप मेरे पास आए। ये पास आने से घबराता था, लेकिन बाद में ये इसके पास आया और इसने माफ़ी मांग ली। कुतैबा बिन मुस्लिम ने से इसने माफ़ी मांगी, और बादगैस जो था ये हाजिर हुआ, और इस शर्त पर इसने इताअत कबूल की कि कुतैबा इसकी रियासत में अब दखल नहीं देगा, लेकिन एक ये शर्त भी रखी कि मैं मुसलमानों की मदद करूंगा। आगे आता है बीकन दाद पर हमला। वाली बादगैस की इताअत के बाद कुतैबा आगे बढ़ा, और बीकन दाद इसके साथ ही एक बहुत बड़ा इलाका था, तो इस पर हमला कर दिया। और ये इस इलाके के जो लोग थे वो ज़्यादातर तुर्क थे, और उन्होंने तुर्कों से मदद की दरख्वास्त की। तुर्कों ने इस तरह किया कि कुतैबा को चारों तरफ से घेर लिया इस जंग में, और इसके बाद कुतैबा बिन मुस्लिम और इन लोगों के दरमियान बातचीत और खत और किताबत भी हुई। कुतैबा लेकिन बाद में लड़ाई हुई, और कुतैबा ने इनको भी बेकनदाद इन लोगों को भी शिकस्त दे दी। कुतैबा का लश्कर आगे चलकर शहर तक पहुंच गया, शहर की दीवार तक पहुंच गया, और यहाँ लोग सारे जो हैं वो कैद होकर महसूर होकर रह गए। कुतैबा से बातचीत हुई, कुतैबा ने अपना आगे बढ़कर इनकी दरख्वास्त जो थी अमन की कबूल कर ली, और कुतैबा ने वहाँ पे अपना वाली मुकर्रर किया। और अभी कुतैबा बिन मुस्लिम बीकन दाद पर अपना वाली मुकर्रर करके थोड़ा ही आगे गया था कि इसको पता चला कि इसके वाली को इन्होंने कत्ल कर दिया है और बगावत कर दी है। तो इस पर कुतैबा बिन मुस्लिम दोबारा वापस आया और कत्लेआम शुरू किया, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया, और बेशुमार माल गनीमत यहाँ से मिला। आगे हम पढ़ते हैं वाली जोरजान की इताअत। वाली जोरजान
इससे अगला इलाका जो था, जॉर्जान का बहुत बड़ी रियासत थी, तो उसने कुतैबा बिन मुस्लिम और मुसलमानों को देखा कि इनसे तो मुकाबला मुश्किल है, तो उसने कहा जी मैं आपको जजिया दूंगा, तो आप ये खराज दूंगा, सॉरी खराज दूंगा, तो आप जी हमसे जंग न करें। तो कुतैबा ने उनकी ये शर्त कबूल कर ली, और इस और उसने ये भी कहा कि बतौर ज़मानत कुछ लोगों को आप अपने अजीज़ों को मेरे पास भेज दें। वाली जोरजान कुतैबा के पास हाजिर हुआ, फिर रुखसत होकर अपने वतन रवाना हो गया, और बाद में ये तालकान के मकाम पर ये फौत हो गया। आगे हम पढ़ते हैं शाह ख्वारज़म और कुतैबा बिन मुस्लिम। ये आगे जो ख्वारज़म का इलाका है, यहाँ का जो बादशाह था उसको शाह ख्वारज़म कहते थे। तो ये अपने छोटे भाई हरजाद से बहुत तंग आ चुका था। उसने कुतैबा को हमले की दावत दी, और 93 हिजरी में कुतैबा, ये मरो का इलाका है, यहाँ से रवाना हुआ। कुतैबा की फौजें ख्वारज़म के करीब पहुंच गई। अहले ख्वारज़म बेखबर थे, उनको किसी किस्म की इतला नहीं मिली। ख्वारज़म के दूसरे सरदारों और मशीरों ने लड़ने का मशवरा दिया। शाह ख्वारज़म जो था उसने कुतैबा से सुलह कर ली। चुनाचे ख्वारज़म और कुतैबा के दरमियान चंद शराइत पर सुलह हो गई, और ये इलाका भी मुसलमानों के पास आ गया। आगे हाम जर्द का खात्मा। हाम जर्द इधर मैंने नहीं लिखा है। इसके बाद एक, ये ख्वारज़म से सुलह के बाद कुतैबा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान, इसका भाई था कुतैबा का, एक लश्कर देकर रवाना किया। ये ख्वारज़म का जानी दुश्मन था हाम जर्द ना। हाम जर्द ने सुलह की बजाय मुकाबले को तरजीह दी। हाम जर्द ने बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन अब्दुर्रहमान के हाथों ये मारा गया। आगे हम कुतैबा बिन मुस्लिम की मजीद फतूहात पढ़ते हैं, और इसमें बुखारा की फतह देखें। कुतैबा बिन मुस्लिम जो था ये बहुत बड़ा जर्नैल था, और इसको मैं मुख्तसर तौर पर बयान करता हूँ, वरना इसकी एक एक लड़ाई का जो अहवाल है बड़ा लंबा चौड़ा है कि इसने किस तरीके से ये इलाके फतह किए। उसके बाद जी बुखारा जो था ये चीन के करीबी है आजकल, जिसमें इमाम बुखारी भी पैदा हुए। शहनशाह चीन के भतीजे को शिकस्त देने के चंद माह बाद ये कुतैबा ने बुखारा पर चढ़ाई की, लेकिन नाकामी का पहले सामना करना पड़ा। हजाज जो बिन यूसुफ जो था, इसने नक्शा मंगवा कर कुतैबा बिन मुस्लिम को हिदायत दी कि आप इस तरीके से हमला करें। तो कुतैबा बिन मुस्लिम ने दोबारा हमला किया। बहुत खून रेज लड़ाई हुई, और मुसलमानों को अजीम कामयाबी नसीब हुई, और इस तरह बुखारा जो था उस पर भी मुसलमानों का कब्जा हो गया। आगे आते हैं समरकंद पर कब्जा। बुखारा की फतह के बाद कुतैबा ने समरकंद पर चढ़ाई करके शहर का मुहासरा किया। मुहासरा काफ़ी लंबे अरसे तक चलता रहा। आखिरकार मुसलमान शहर में दाखिल हुए, नमाज अदा की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुत पड़े हुए थे, सबको तोड़ दिया, और लोगों ने कहा कि अगर ये बुत तोड़े गए तो ये मुसलमान तो तबाह हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि बुतों के तोड़ने से मुसलमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह उस इलाके के ज़्यादातर लोग जो है उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर आगे आता है चीन पर हमला। ये कुतैबा बिन मुस्लिम आगे बढ़ा, और ये चीन के बिल्कुल बॉर्डर तक पहुंच गया, और चीन के ऊपर हाकान की हुकूमत थी। हाकान ने अपने बेटे को ज़बरदस्त फौज देकर रवाना किया, लेकिन वो आगे जाकर जो तुर्क थे उनकी मदद न कर सका। कुतैबा ने ये सोचा कि भाई ये जो हाकान चीन है ये मुसलमानों के लिए दर्द सर बना हुआ है। तो उसने शाश फरगाना फतह करने के बाद कुतैबा ने काश्गर पर हमला किया। इसे फतह करके चीन में दाखिल हुआ। हकान चीन ने कहा कि आप हमारे मुल्क पर हमला न करें, मैं खराज दूंगा। इस तरह चीन का हकान भी मुसलमानों का बाजगुजार बन गया और खराज देने लगा। फिर आगे जी ये वैसे कुतैबा की बगावत और कत्ल, ये कुतैबा की बगावत और कत्ल का जो वाक़या है ये सलमान बिन अब्दुल मलिक के दौर में पेश आता है। लेकिन मुख्तसर तौर पर यह बताऊं कि जब वलीद का इंतकाल होता है तो उसके बाद सलमान जैसे ही खलीफा बनता है, तो सलमान जो था वो हज्जाज बिन यूसुफ, कुतैबा बिन मुस्लिम, मोहम्मद बिन कासम और मूसा बिन नसीर के खिलाफ था। क्यों खिलाफ था? कि ये वलीद जो था ये अपने बेटे को खलीफा बनाना चाहता था, और ये हज्जाज बिन यूसुफ और कुतैबा बिन मुस्लिम ने भी उसकी हिमायत की थी। इसलिए सलमान जो था वो इनके मुखालिफ हुआ। जब सलमान खलीफा बना
तो कुतैबा ने 2 खत देकर अपना एलची भेजा सलमान के पास। एक खत में उसने अब एलची से कहा कि पहले खत दो और उसका देखो कि क्या जवाब देता है खलीफा। अगर वो उसका जवाब गलत हुआ दूसरा खत देना। पहले खत में कुतैबा ने ये लिखा कि मैं आपकी इताअत कबूल करता हूँ, आप मेरी गवर्नरी बरकरार रखें। जैसे ये खत दिया तो खलीफा जो था उसने सर हिलाया, उसने कहा नहीं, इसने वलीद के बेटे को खलीफा बनाने की कोशिश की है। तो एलची ने दूसरा खत दिया, उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपके पास बगावत का ऐलान, आपके खिलाफ बगावत का ऐलान करता हूँ। तो जैसे ही ये खत मिला तो कहते हैं कि चूंकि लोगों को पता चल गया कि ये खलीफा जो है इसके खिलाफ है, तो मकामी लोगों ने इसको कुतैबा बिन मुस्लिम को कत्ल कर दिया। बहरहाल ये इस्लाम का बहुत बड़ा जर्नल था, इसने पूरे ये वस्ती एशिया को रूंध डाला। तो ये इसकी फतूहात थी। आगे आता है उमर बिन अब्दुल अजीज की माजूली। देखें जी, पहले तकर्री, उमर बिन अब्दुल अजीज इंतहाई नेक इंसान था। इसको मदीना का गवर्नर बना दिया गया। जब मदीना का गवर्नर बनाया, ये इसने 10 लोग लेकर आया, उलमाए किराम, और जो बात भी होती थी इनसे मशवरा करता था, किसी के साथ जुल्म नहीं होता था। उसका नतीजा ये निकला कि सारे लोग जी भाग भाग कर मदीना के अंदर आने लगे। मदीना की हालत बड़ी ज़बरदस्त हो गई। और जब हज्जाज बिन यूसुफ को इसका पता चला तो इसने क्या किया कि वलीद को खत लिखा कि मेरे जितने बागी हैं, जितने सरकश हैं, वो सब के सब जाकर जी मदीना में बस रहे हैं और उमर बिन अब्दुल अजीज बागियों को पनाह दे रहा है। इस पर क्या किया कि वलीद ने उमर बिन अब्दुल अजीज को माजूल कर दिया और इसको वहां से गवर्नरशिप से इनको हटा दिया गया ना। आगे आता है जी मस्जिद नबवी की तामीर। देखें जी, मस्जिद नबवी जो है इसकी तामीर भी 88 हिजरी में वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उस वक़्त गवर्नर थे उमर बिन अब्दुल अजीज़, इसको खत लिखा, इसकी तामीर शुरू हुई। और इसी वलीद ने जो रूम का बादशाह था उससे भी खत लिखा कि भाई हम मस्जिद नबवी की तामीर कर रहे हैं, आप भी मदद करें। तो ये जो रूम का बादशाह था, इसने मस्जिद की तामीर के लिए कहते हैं कि 1 लाख सोने के सिक्के, इसी तरीके से मशहूर कारीगर और पत्थरों के खूबसूरत टुकड़े 40 ऊंटों पर रवाना किए। और मस्जिद ये नबवी जो थी, इसके इर्द गिर्द जितने लोगों के मकान थे वो भी खरीदने की कोशिश की, तो लोगों ने वैसे ही मस्जिद के लिए दे दिया और मस्जिद नबवी की इसके दौर में तोसी भी की है। आगे हम आते हैं जी मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात। मोहम्मद बिन कासिम, देखें जी, ये मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात में सबसे पहले ये 712 ईस्वी का वाकया है, 712। और ये जितने वाकयात हैं ना, ये भी 712 से नहीं, ये 708 से लेकर 713 तक के वाकयात हैं ये जितने भी हैं। अब ये मोहम्मद बिन कासिम जो था, ये भतीजा था, और बाज कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ का ये दामाद भी था और भतीजा भी था या चाचा का बेटा था। ये ताइफ के इलाकों, ताइफ का रहने वाला था, बहुत बहादुर इंसान था। अब इसकी वजूहात क्या थी कि मुसलमान तिजारत करते थे और ये श्रीलंका या लंका के इर्द गिर्द मुसलमान ताजर कुछ फौत हो गए, तो वहाँ का राजा मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत करता था। उसने खलीफा के लिए बहुत से तोहफे भी दिए और मुसलमान जो ताजर थे उनकी बच्चियां भी थी, उनकी बेवा भी थी, उनको जहाज में रवाना किया कि आप चले जाएं दमिश्क। ये जहाज जब आ रहा था तो ये बहरी जहाज, कहते हैं कि तूफान आया तो उसका रुख बदल कर, ये देवल का पुराना नाम कराची का देवल है, तो ये देवल की तरफ चला गया। वहां पे डाकू थे, उन डाकियों ने क्या किया कि खलीफा के लिए जितने तोहफे दिए गए थे वो भी लूट लिए, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। और कहते हैं कि उनमें से एक औरत पढ़ी लिखी थी, उसने एक खुफिया तौर पर खत लिखा हज्जाज बिन यूसुफ को कि हमें तो डाकुओं ने कैद कर दिया। और जैसे ही वो खत कहते हैं हज्जाज बिन यूसुफ को मिला तो उस औरत की तरफ से उसने कहा लब्बैक, मैं आ रहा हूँ। इसने राजा दायर को खत लिखा हज्जाज बिन यूसुफ ने,
कि हमारे मुसलमान औरतें और बच्चे आपकी कैद में हैं, इनको आज़ाद करो और उनका लूटा हुआ माल वापस करो या तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो राजा दायर ने कहा कि नहीं जी, मैं तो अच्छा, जैसे ही हज्जाज बिन यूसुफ को इसका हक मिलता है इस औरत का, तो लब्बैक कहता है। अपने इससे पहले भी इसने इसकी तरफ एक फौज रवाना की, लेकिन उसको शिकस्त हो गई। बाद में मोहम्मद बिन कासम को कहते हैं कि 7,000 फौज देकर रवाना किया, और या 12,000 या 7,000, ये मोहम्मद बिन कासम के ने अपना जो बाकी सामान था वो बहरी जहाज़ों के ज़रिए रवाना किया, और ये देबल के मकाम पर पहुंचा। इतने में इसका सारा सामान भी पहुंच गया, और मोहम्मद बिन कासम जो था उसने देखा तो सामने देबल, इधर आजकल कराची है, इसमें एक बहुत बड़ा किला था, देबल का किला। तो अरबों के पास उस वक्त एक मुंजनीक होती थी। मुंजनीक एक ऐसी चीज थी जिसको, और ये अरबों के पास जो थी, 500 आदमी उस मुंजनीक को ऐसे पकड़कर बड़ा सा पत्थर रखकर उसमें डालते थे, और वो पत्थर जाकर किले को लगता था और किले की दीवारें तोड़ देता था। इस उसका नाम मंजनीक, और इंग्लिश में इसको कैटापुल्ट कहते थे। उसने मोहम्मद बिन कासम की फौज ने जैसे ही पथराव शुरू किया तो किले की दीवारें गिर गई, मुसलमान अंदर दाखिल हुए और राजा ताहिर और उसकी फौज को बुरी शिकस्त दी, लेकिन राजा ताहिर वहां से बच निकलने में कामयाब हुआ। बाद में मुसलमानों ने उसका पीछा किया, और ये नेरोन कोट, या आजकल जिसे हैदराबाद कहते हैं, यहाँ पे जाकर दोबारा मोहम्मद बिन कासम का और राजा दायर का मुकाबला हुआ। राजा दायर उसमें मारा गया, और राजा दायर का जो बेटा था वो भी मुकाबले में आया, वो भी मारा गया। यानी राजा दायर का बेटा गोपी वो भी वहां से भाग गया। तो वहां से उसके बाद ये इस तरह होता है कि मोहम्मद बिन कासम जो थे आगे मुल्तान तक आया, और मुल्तान तक के इलाके इसने फतह कर लिए हैं। और जब इसने इलाके फतह किए तो जहां के लोगों के साथ राजा दायर बड़ा जुल्म करता था, तो सिंध के लोगों ने इसको खुशामदेद कहा। बाद में जब वलीद का इंतकाल होता है तो मोहम्मद बिन कासम को जब वापस बुलाया जाता है, तो यहाँ तक लोग उससे मोहब्बत करते थे कि तारीख बताती है कि उन लोगों ने मोहम्मद बिन कासम के मुजस्मे बनाकर रख दिए थे। और वलीद के इंतकाल के बाद सलमान बिन अब्दुल मलिक ने यजीद बिन अबी कब्शा को हाकम बनाकर रवाना किया। बाद में मोहम्मद बिन कासम को माजूल कर दिया गया, और यजीद जो था उसने मोहम्मद बिन कासम को इराक के नए गवर्नर के पास बाद में गिरफ्तार करके भेजा, और सालेह के भाई ने इंतकाम लेने के लिए मोहम्मद बिन कासम को जियत देकर जेल के अंदर मार दिया। वैसे एक और बात भी आपको बताता हूँ, ये मोहम्मद बिन कासम पे एक ये इल्ज़ाम भी वैसे बाज़ तारीखदानों ने लगाया है कि इसने राजा दायर की 2 बेटियां थी, उनके साथ एक लाडी बेगम थी और एक दूसरी थी, दोनों बहनों के साथ शादी कर ली, और जब खलीफा को पता चला तो इसने कैद में डालकर मार दिया। लेकिन देखें, मुसलमान कभी भी 2 बहनों के साथ एक साथ शादी नहीं कर सकता, इसलिए ये इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। बहरहाल ये सिंध फतह हो गया। उसके बाद आगे हम आते हैं मूसा बिन नसीर और तारिक बिन जियाद की फतूहात। मूसा बिन नसीर और तारिक बिन जियाद की फतूहात देखें। ये मूसा बिन नसीर जो था ये अफ्रीका का गवर्नर था, शमाली अफ्रीका का, जिसमें शमाली अफ्रीका के लिए अभी जो वर्ल्ड कप में फुटबॉल की टीम जो मराकश की जीती थी, ये मराकश से लेकर, मराकश बिल्कुल इसके आगे थोड़ा सा समंदर है और उसके सामने स्पेन है। तो मूसा बिन नसीर जो था ये, तो वहां पे ये स्पेन जो है उसका बादशाह था उस वक्त राड्रक। ये गौत खानदान की वहां पे हुकूमत थी, और लोगों ने क्या किया, गौत खानदान को हटाकर उसके जो फौज का कमांडर था राड्रक, उसको वहां का हुक्मरान बना दिया। और राड्रक जो था इसने काउंट जोलियन नाम एक शख्स था, उसकी बेटी फ्लोरेडा, फ्लोरेडा जो थी, उस दौर के लोग इस तरह करते थे कि अपनी बच्चियों को बादशाह के उधर भेजते थे। बादशाह के जो उधर कनीज़ें औरतें होती थी वो उनकी तरबियत करती थी, तालीम देती थी। और ये इसने क्या किया, राड्रक ने इसकी बेटी को ज़बरदस्ती उससे शादी कर ली। तो काउंट जोलियन जो था इससे बड़ा खफा हुआ, उस इलाके का सरदार था, इसने मूसा बिन नसीर को कहा
कि ये बड़ा जालिम है, इसलिए आप ऐसा करें कि इस पे हमला करें। अब मूसा बिन नसीर ने पहले तो अपना एक गुलाम तरीफ जो था उसको भेजा, उसने इलाके का जायजा लिया, लूट मार करके वापस आया। उसके बाद ये तारक बिन ज़ियाद जो था, ये भी मूसा बिन नसीर का गुलाम था, एक गुलाम था। तो इसने इस तरह किया कि 7,000 की फौज देकर रवाना किया, और इससे पहले इसने वलीद से इजाज़त ली और सारे वाक़यात बयान किए, तो वलीद ने इजाज़त दे दी। अब ये तारक बिन ज़ियाद समंदर के रास्ते जाकर ये स्पेन में दाखिल होता है। जैसे ही दाखिल होता है, ये अपनी सारी किश्तियों को जला देता है, और लोग कहते हैं भाई ये क्यों जलाई है? उसने कहा कि हल मुल्क के मास के मुल्क के खुदाए मास, हर ज़मीन हमारे अल्लाह की ज़मीन है, इसलिए हमारी ज़मीन है। हम इसलिए नहीं आए कि हम वापस जाएंगे, या तो हम शहीद होंगे या ये मुल्क फतह करेंगे। तो कहते हैं कि वहाँ ही इसके जब राडर को पता चला तो ये 1,50,000 फौज कर लेकर आया, और इधर से इसने तारक बिन ज़ियाद ने मूसा बिन नसीर को लिखा कि जगह जगह पर भाई हमारे मुकाबले हो रहे हैं, बहुत बड़ी राडर फौज लेकर आ रहा है। तो मूसा बिन नसीर ने मजीद 5,000 फौज भेजी, दोनों का मुकाबला हुआ, और उस जंग में ये जो स्पेन के लोग थे बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन मुसलमानों के मुकाबले में ठहर न सके। मुसलमानों ने जोरदार हमला किया, और ये स्पेन के बहुत ज़्यादा फौजी मारे गए, और राडर खुद भाग गया और दरिया में डूबकर मर गया। इस तरह स्पेन पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। अब मूसा बिन नसीर ने कहा था कि आगे नहीं बढ़ना, लेकिन काउंट जोलियन ने कहा कि आज फौज बिखरी पड़ी है, आप आगे बढ़ें। तो इसने जाकर तली तिला, इसी तरीके से उंदलस, स्पेन का पुराना नाम है उंदलसिया, और ये जितने भी इलाके हैं सारे के सारे फतह कर लिए। बाद में मूसा बिन नसीर भी आ गया, और मूसा बिन नसीर ने स्पेन फतह करने के बाद फ्रांस के बॉर्डर तक गया, और खलीफा वलीद को लिखा कि हमने स्पेन फतह कर लिया है, आगे में फ्रांस का नंबर है। लेकिन वलीद ने इजाज़त नहीं दी। अगर इजाज़त दे देता तो आज दुनिया की तारीख मुख्तलिफ होती। यही मुसलमान फ्रांस और उससे आगे जर्मनी और इसी तरह बरतानिया और पूरा यूरोप फतह कर लेते, लेकिन अल्लाह पाक को शायद यही मंजूर था, फिर मुसलमान आगे नहीं बढ़े। बाद में हम सलमान बिन अब्दुल मलिक के दौर में पढ़ेंगे कि ये मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद का फिर क्या अंजाम हुआ। अब बनो उमैया का सुनहरा दौर या वलीद बिन अब्दुल मलिक की सीरत और कारनामे पढ़ते हैं। देखें जी, वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर फतुहात का दौर कहलाता है। इस तरफ एक तरफ सेंट्रल एशिया फतह हुआ, दूसरी तरफ सिंध फतह हुआ, तीसरी तरफ यूरोप के अंदर मुसलमानों का दाखिला हुआ, और वहाँ पे स्पेन को फतह कर लिया गया। तो ये दौर जो था वलीद बिन अब्दुल मलिक का, ये खुशहाली का दौर था। कहते हैं कि हर शख्स अमीर था, हर शख्स बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, यहाँ तक कि इस्लामी सल्तनत में कहते हैं कि भीख मांगने वाला कोई बाकी नहीं था। ये इसका इतना ज़बरदस्त, और ये जितनी फतुहात हुई हैं उन फतुहात में से इतना ज़्यादा माल गनीमत आ गया कि कहते हैं कि बैतुल माल भर गया था इसके दौर में। तो ये जी वाक़यात है। आज हमने पढ़ा है वलीद बिन अब्दुल मलिक के बारे में, तो ये इसकी फतुहात थी और ये इसका दौर हुकूमत था।